अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज को स्टार्ट करते हुए आपको पता ही है कि बहुत से एक्ट्स और बहुत से लॉज इस तरह के हैं जिनमें बेयर एक्ट्स में जब सेक्शन 2 मोस्टली होता है जिसमें डेफिनिशंस बताई जाती हैं टर्म्स की जो आगे फर्दर एक्ट के अंदर यूज़ होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसे इंटरप्रिटेशन क्लॉज का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है सेक्शन 2A। सेक्शन 2 है और उसकी सब क्लॉज A है जो कि हमें डिटेल में बताती है प्रपोज़ल के बारे में। ठीक है, प्रपोज़ल क्या होता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए जब आपने एक टर्म कॉन्ट्रैक्ट को समझना है तो उसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो यूज़ होने वाली टर्म्स है, जिन चीज़ों से मिल के कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो क्या है, उनका क्या मकसद है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको प्रपोज़ल को समझना होगा और फर्दर जो टर्म्स नेक्स्ट यूज़ होती जाएंगी उन्हें समझना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रपोज़ल को समझते हैं, प्रपोज़ल असल में क्या है। तो जी प्रपोज़ल के बारे में वो कहता है द होल प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑफर और प्रपोज़ल मेड बाय वन पार्टी टू अनदर। हाँ जी, वो कह रहा है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना है उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हम करेंगे वो है ऑफ़र। किसी को ऑफ़र करना कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को बताती है उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उस चीज़ के बारे में जो वो करने जा रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे ऑफ़र। तो इसकी जो डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बताई है सेक्शन 2A के अंदर वो कुछ इस तरह से है। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, जब कोई शख्स ये शो करवाए किसी दूसरे शख्स को कि वो कोई काम करने या ना करने के लिए रज़ामंद है। ठीक है, किसी काम को करने के लिए भी रज़ामंद है और ना करने के लिए भी रज़ामंद है। ठीक है, मतलब दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो काम करना चाह रहा है तो वो दूसरे को ऑफ़र करवा रहा है कि चलो आओ तुम भी मेरे साथ कर लो, या वो काम नहीं करना चाह रहा और वो दूसरे को भी ऑफ़र करवा रहा है कि तुम भी ये काम ना करो। ठीक है, तो इसलिए वो ये इस चीज़ को अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर करे विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर। ठीक है, इस लिहाज से कि वो दूसरे की रज़ामंदगी चाहे, कि वो चाहे कि दूसरा भी अपनी रज़ामंदगी शो करे टू सच, मतलब वो काम करने के लिए, एंड और एब्सटिनेंस, और उस काम से मना होने के लिए। ठीक है, बाज रहने के लिए वो भी अपनी विलिंगनेस शो करे। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ऑफ़र कहेंगे। मतलब इसका जो सिंपल मीनिंग है वो ये है कि एक बंदा है, वो कोई काम करना चाह रहा है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस में ये है कि वो कोई काम करना चाह रहा है, तो कोई चीज़ सेल करना चाह रहा है, तो उसने दूसरे बंदे को भी ऑफ़र करवाई है कि भाई मैं ये सेल करना चाहता हूँ, तुम मुझसे ख़रीद लो। ठीक है, तो क्या होगा कि वो अपनी रज़ामंदगी शो करवा रहा है और अगले की रज़ामंदगी भी चाहता है कि अगला क्या कहता है, वो क्या रज़ामंदगी अपनी इस पे देता है, उसकी ऑफ़र को कबूल करता है या नहीं करता, वो तो बाद की बात है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ऑफ़र कहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है, अब किसी ऑफ़र को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑफ़र करने वाले को क्या कहेंगे।
जो बंदा ऑफ़र कर रहा है उसको क्या कहेंगे? तो ये सेक्शन 2 सब क्लॉज सी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है उसने इस चीज़ को बता दिया कि जी ऑफ़र करने वाले को क्या कहेंगे। वो कहता है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर और ऑफरर। हाँ जी, जो बंदा प्रपोजल या ऑफ़र कर रहा है उसको हम ऑफरर या प्रोमिसर कहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट पे आते हैं इसके इसेंशियल्स। हाँ जी, हर एक टर्म के कुछ इसेंशियल्स होते हैं, तो इसकी क्या खसूसियात हैं, क्या इसेंशियल्स इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हमें पता चलते हैं, हम वो देखेंगे कि एक वैलिड ऑफ़र जो होती है, एक तो ऑफ़र होती है ना कि एवं ही किसी को कह देना आओ मैं तुम्हें खाना खिलाऊँ, आओ मैं तुम्हें चाय पिलाऊँ, ये वैलिड ऑफ़र नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिहाज से वैलिड ऑफ़र किसे कहेंगे, इसके इसेंशियल्स अब आगे हम फर्दर पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है जनाब, सबसे पहले तो जो ऑफरर है, जो बंदा ऑफ़र कर रहा है, वो कहते हैं ऑफरर एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि ऑफरर जो है वो अपनी विलिंगनेस को बयान करे, वो अपनी रजामंदगी को जाहिर करे। ठीक है, तो वो रजामंदगी को कैसे जाहिर करेगा? The offerer will have to express his willingness to do or abstain from doing an act, कि वो क्या कहेगा कि वो किसी काम को करने या ना करने के लिए अपनी रजामंदगी को जाहिर करेगा। और सिर्फ विलिंगनेस इनफ नहीं है, किसी भी ऑफ़र को वैलिड करने के लिए विलिंगनेस ऑफ़र जो है ना वो ही इनफ नहीं है, बल्कि इसको करना भी ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ विलिंगनेस आपने शो नहीं करनी, आपका उस काम को करना, परफॉर्म करना भी ज़रूरी है। हाँ जी, और नेक्स्ट पे वो कहता है ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशंस। ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो ऑफ़र की जाती है उसमें लीगल रिलेशंस शो होने चाहिए। अब एक चीज़ है, वो कहता है कि दी ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशंस एंड लीगल कंसिक्वेंसेस इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर कोई बंदा किसी को किसी काम के लिए ऑफ़र करता है, कोई सेल के लिए ऑफ़र करता है या कुछ भी करने के लिए ऑफ़र, तो वो ऑफ़र इस टाइप की होनी चाहिए कि जिससे कल को कानूनी कार्रवाई की जा सके, जिसको आप कोर्ट में घसीट सकें। जिस बंदे के ख़िलाफ़ कि जी इसने इन टर्म्स के ऊपर नहीं काम किया, इसने परफॉर्म नहीं किया इस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, मैंने इसे ये ऑफ़र की थी, इसने एक्सेप्ट भी की थी, लेकिन इसने इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया, इन टर्म्स को परफॉर्म नहीं किया, तो इसलिए जो है इसके ऊपर मैं कार्रवाई कर सकता हूँ। तो इस टाइप की ऑफ़र होनी चाहिए कि जिससे कोई लीगल रिलेशन शो हो। ठीक है, ना कि ये इस तरह की ऑफ़र हो कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे ए ने बी से कहा कि आओ जी मैं आज तुम्हें डिनर करवा के लेके आता हूँ, तो बी जो उसकी वाइफ थी खुश खुश होके नए कपड़े पहने, ठीक है, तैयार हुई, जूता पहना, लिपस्टिक लगाई और चल पड़ी उसके साथ डिनर करने। तो ये कोई वैलिड ऑफ़र नहीं है, इसमें लीगल रिलेशन शो नहीं हो रहा। हाँ, मिसाल के तौर पर अगर ए ने बी को कोई चीज़ सेल की है, बी बेशक उसकी बीवी है, ठीक है, और बी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है और पैसे देने से इनकार कर दिया जो कि उनके दरमियान में डन हुए थे। ठीक है, उसमें से वो कम पैसे दे रही है, तो हाँ जी, अब ए को राइट है कि वो कोर्ट में जाए और कहे जनाब जी ये बी बेशक मेरी बीवी है लेकिन इसने मेरे साथ ये ऑफ़र एक्सेप्ट की थी, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारे दरमियान में, तो अब ये पैसे देने से इनकारी है, तो इससे परफॉर्म करवाया जाए। तो ये है लीगल रिलेशन किसी भी ऑफ़र के वैलिड होने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है तो ऑफ़र वैलिड होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट पे नंबर 3 पे इसका जो इसेंशियल्स है वो ये कहता है ऑफ़र मस्ट बी क्लियर नॉट वेग। कि ऑफ़र क्लियर होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसकी कोई समझ ही ना आ रही हो, वेग हो।
समझ से ही बाहर चली जाए। तो इस तरह की टर्म्स नहीं होनी चाहिए ऑफ़र के अंदर। और इसकी एग्ज़ाम्पल के तौर पे वो कहता है कि ए ने बी को फ्रूट सेल किए 5,000 के, ठीक है। ए बी से कहता है कि जी मैं तुम्हें ना फ्रूट सेल करता हूँ 5,000 के, ठीक है। लेकिन ये जो ऑफ़र है ये वैलिड नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ए ने बी को फ्रूट तो किए हैं ऑफ़र के, जी मैं तुम्हें 5,000 के फ्रूट देता हूँ, कंसिडरेशन भी है, फिर ये ऑफ़र वैलिड क्यों नहीं है? हाँ जी, अब सुने। ये ऑफ़र इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि उसने ना तो बताया कि फ़्रूट कौन से हैं, किस काइंड के फ़्रूट हैं, और ना ही ये बताया कि इनकी क्वांटिटी कितनी है। तो बी कोई एक फ़्रूट के लिए तो 5,000 नहीं दे देगा। उसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि फ़्रूट हैं कितने और कौन कौन से फ़्रूट हैं जो वो 5,000 में मुझे देना चाह रहा है। हाँ जी। और नंबर 4 पे आता है, ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी और प्रोमिसी। हाँ जी। अब यहाँ पे वो कहता है कि ऑफ़र जो एक्सेप्ट करने वाला बंदा है, जिसको ऑफ़र की जा रही है, ये उससे कम्युनिकेट भी होनी चाहिए, उसके नॉलेज में भी होनी चाहिए, उसे पता होनी चाहिए कि जी मुझे ऑफ़र की जा रही है। अब ऑफरी और प्रोमिसी का जो लफ्ज़ इसने इस स्टेटमेंट के अंदर यूज़ किया, ठीक है, इस हेडिंग के अंदर यूज़ किया है, ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी और प्रोमिसी। अब ये ऑफरी और प्रोमिसी क्या होता है? तो अगर इसके लिए आप देखें सेक्शन 2C कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वो ये कहता है कि जी प्रोमिसी कौन होता है। वो कहता है द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज़ कॉल्ड प्रोमिसी। जो बंदा प्रपोजल को या ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है उसको प्रोमिसी कहा जा रहा है, ठीक है, या ऑफरी भी कहेंगे इसे। और जब भी कोई प्रपोजल कंप्लीट होना है, ठीक है, कोई ऑफ़र को कंप्लीट करना है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहली बात जो है वो ये है कि जिस बंदे को आप ऑफ़र कर रहे हो उसके नॉलेज में भी होना चाहिए कि मुझसे ये ऑफ़र की जा रही है, मुझे ये काम कहा जा रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप क्या करते हैं, आपने किसी बंदे को मैसेज कर दिया, ठीक है, कोई चीज़ आपने सेल करनी थी या कोई चीज़ आपको उसे गिफ्ट देनी थी, चले गिफ्ट ही कर लें, आपने उसे गिफ्ट देनी थी लेकिन आपने उसे मैसेज करने की बजाय उसकी सिस्टर को मैसेज कर दिया, ठीक है, कि ये तुम बता देना उसे, ठीक है, इस दिन मैं ये चीज़ भेज दूँगा, ठीक है, और मुझे इतने पैसे दे देना इसके। अब उसकी सिस्टर क्या करती है, वो तो अपने ससुराल से आई हुई थी, ठीक है, उसकी मुलाकात ही नहीं उस दौरान में होती, बहन तो दूसरी हॉस्टल में रहती थी, उसे पता ही नहीं चला, वो उठती है और अपने ससुराल वापस चली जाती है, ठीक है। तो दूसरी को तो नहीं ना पता कि मुझे कोई चीज़ भेज रहा है या मैंने उसके पैसे देने हैं या क्या करना है। तो इस टाइप की जो ऑफ़र होगी वो वैलिड नहीं होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट पे वो कहता है नंबर 5 पे, ऑफ़र में बी कंडीशनल, मतलब ऑफ़र कंडीशनल भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ऑफ़र सीधी सादी हो हर चीज़ पे, उस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हो सकती हैं। अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस किस तरह से हो सकती हैं? अब इसकी सिंपल सी एक मिसाल है, ए ने बी को कुछ चीज़ें सेल की, लेकिन इस शर्त पे कि बी इनकी एडवांस पेमेंट करे। अब बी को तो वो चीज़ें चाहिए थी, ठीक है, तो बी ने ए की वो जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर ली और उसने पेमेंट एडवांस कर दी, या ए ने कहा चलो हाफ़ पेमेंट कर देना तुम, तो उसने हाफ़ पेमेंट एडवांस में पे कर दी, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमने अक्सर देखा होगा कि उसमें वो कहता है कि हमारी जी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बगैर पढ़े कि वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन बोली जा रहा है, हमारे मोबाइल का डाटा ले लेगा या फ़ोटोज़ या कुछ भी गैलरी तक पहुंच जाएगा, हमारे मोबाइल के अंदर तक चला जाएगा, कुछ भी वो अपने पास मतलब कि कर लेगा,
ये देखे बगैर ही हम उसको एग्री कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो ऑफ़र्स होती हैं इनको कंडीशनल ऑफ़र्स कहते हैं, और ये पढ़ लिया करें आप भी। अच्छा जी, उसके बाद वो नंबर 6 जो इसेंशियल है उसमें वो कहता है जी, ऑफ़र कैन नॉट कंटेन ए नेगेटिव कंडीशन। ठीक है, कि ऑफ़र के अंदर जो कंडीशन, ठीक है आप कंडीशनल ऑफ़र कर लो, लेकिन कंडीशन कभी भी नेगेटिव ना हो उसकी। ठीक है, ऑफ़र करते हुए नेगेटिविटी का भी ख्याल रखें। ठीक है, अब एक बंदे ने ऑफ़र की, ठीक है, उसने ए ने बी को कहा कि जी मैं तुम्हें ना अपनी गाय बेचना चाहता हूँ, काऊ सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, 5,000 में। तो वो कहता है कि जी 5,000 में मैं काऊ सेल करूँगा, ठीक है, अगर मंडे तक तुम रिजेक्ट ना करो। ठीक है, बी को कहता है कि अगर मंडे तक तुम रिजेक्ट नहीं ना करोगे मेरी ऑफ़र को, तो मैं समझूंगा कि तुमने एक्सेप्ट कर ली। तो इसमें नेगेटिविटी आ गई कि बी की मर्ज़ी है भाई, वो काऊ ले या ना ले, अब रिजेक्ट करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जब तक वो नहीं कहेगा ना कि मुझे लेनी है या नहीं लेनी, तो तब तक इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, और इस तरह की भी जो ऑफ़र है वो वैलिड नहीं होगी। अब है नंबर 7 और लास्ट इसेंशियल इसका, वो कहता है ऑफ़र में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ऑफ़र या तो एक्सप्रेस भी हो सकती है या इम्प्लाइड भी हो सकती है। अब एक्सप्रेस का क्या मतलब है? सिंपल वर्ड्स में एक्सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को बयान करना। ठीक है, चाहे लिख के बयान कर दें, अल्फाज में बयान करना। ठीक है, चाहे लिख के बयान कर दें, चाहे बोल के बयान कर दें। ठीक है, तो इन तमाम कंडीशंस को हम कहेंगे एक्सप्रेसली। ठीक है, एक्सप्रेस ऑफ़र कहेंगे। ठीक है, अगर कोई ऑफ़र आपने बोल के या लिख के बयान कर दी है अपने अल्फाज के अंदर, तो इसको एक्सप्रेस ऑफ़र कहेंगे। और दूसरा है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब होता है अपने एक्शन से, अपने किसी काम से, किसी अमल से, अपने कंडक्ट से, ठीक है, साबित करना कि जी मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इम्प्लाइड ऑफ़र कहेंगे। ठीक है, तो जो है इसकी एक्सप्रेस की अब मैं मिसाल दूँ एक सिंपल सी, तो ए ने बी को लव लेटर लिखा। ठीक है, बी ने वो लव लेटर पढ़ लिया। ठीक है, रिटन वर्ड्स थे तो ये एक्सप्रेस है। बी ने पढ़ के एक्सेप्ट कर लिया, तो जी उसकी वैलिड ऑफ़र हो गई। ठीक है, तो फिर बाद में ए ने बी को सीटी मारी। ठीक है, और बी ने ऐसे आंखों के इशारे से उसको हाँ में जवाब दे दिया, तो ये क्या है? इम्प्लाइड ऑफ़र है। तो इस तरह की ऑफ़र्स जो होती हैं वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ़र कहलाएगी। ठीक है, मतलब कि एक समझाने की बात है, अदरवाइज़ जो लॉ लीगल लैंग्वेज में है वो इस तरह की ऑफ़र्स वैलिड नहीं होंगी, तो उसमें लीगैलिटी होनी चाहिए। हाँ जी, आगे आती हैं टाइप्स। ऑफ़र की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? अब ऑफ़र्स की तो काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन जो बेसिक हैं वो यहाँ पे मैंने 3-4 आपको बतानी है। तो ये है कि जी जनरल ऑफ़र होती है एक, नंबर 1 पे आएगी जनरल ऑफ़र। अब जनरल ऑफ़र क्या है? ए जनरल ऑफ़र इज़ वन दैट इज़ मेड टू द पब्लिक एट लार्ज। ऐसी ऑफ़र जो कि आप पब्लिक एट लार्ज को दे रहे हो। ठीक है, आप बहुत अवामुन्नास को दे रहे हो जो ऑफ़र, उसको हम कहेंगे जनरल ऑफ़र। अब जो जनरल ऑफ़र है, इसकी एग्ज़ाम्पल हम कैसे देंगे कि गवर्नमेंट कोई रिवार्ड रखती है किसी पज़ल को सॉल्व करने के लिए। अक्सर अखबारों के अंदर आपने देखा होगा कि एक रिसालों के अंदर पज़ल बने होते हैं कि जी ये पज़ल कंप्लीट करें, ठीक है, तो हम आपको ये ना इनाम देंगे। तो उसे तो कोई भी शख्स कर सकता है कि जो जो भी करेगा उसको इनाम मिलेगा, जिसका सही होगा उसे इनाम मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद होगा स्पेसिफिक ऑफ़र नंबर 2 पे। अब स्पेसिफिक ऑफ़र क्या होती है? स्पेसिफिक ऑफ़र ओनली मेड टू स्पेसिफिक पार्टीज एंड ओनली दोज पार्टीज कैन एक्सेप्टेड दिस ऑफ़र। स्पेसिफिक ऑफ़र का मतलब होता है कुछ ख़ास ऑफ़र।
ये सिर्फ स्पेसिफिक पार्टीज़ को दी जाती है, मखसूस पार्टीज़ को दी जाती है, और मखसूस पार्टीज़ जिनको दी गई है वही उनको एक्सेप्ट करते हैं, ना कि कोई और। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे ए ने बी को ऑफ़र की कि मैं अपना जो घोड़ा है ना वो तुम्हें 5,000 में दे दूँगा। ठीक है, सिर्फ बी को उसने कहा है। ठीक है, और बी ने ही उसे एक्सेप्ट करना है, कोई और बंदा 5,000 में उस घोड़े को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ये ऑफ़र सिर्फ बी को की। ठीक है, अगर वो किसी और को या पब्लिक को 5,000 की ऑफ़र करेगा तो फिर ये जनरल ऑफ़र बन जाएगी, लेकिन जब वो सिर्फ बी को कर रहा है तो फिर ये स्पेसिफिक ऑफ़र है। हाँ जी, उसके बाद आती है क्रॉस ऑफ़र। क्रॉस ऑफ़र में क्या होता है जनाब? क्रॉस ऑफ़र मीन्स बोथ पार्टीज मेक एन आइडेंटिकल ऑफ़र टू ईच अदर एट द एग्जैक्ट सेम टाइम। कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को एक ही चीज़ की ऑफ़र कर रही हैं। ठीक है, एक ही चीज़ की ऑफ़र दोनों पार्टीज एक दूसरे को कर रही हैं, और एक ही टाइम में, सेम टाइम है और सेम ही चीज़ के बारे में ऑफ़र कर रही हैं। अब देखें, ए ने बी को मैसेज किया, बी ने ए को मैसेज कर दिया एट द सेम टाइम। ठीक है, ए के पास कुछ चीज़ें थी जो बी ख़रीदना चाहता था, और वो चीज़ें ए भी बी को बेचना चाह रहा था। ठीक है, तो दोनों ने सेम टाइम में एक दूसरे को मैसेज कर दिया। ठीक है, और दोनों की कंसिडरेशन भी सेम थी, तो ये क्या हो गई? उनकी क्रॉस ऑफ़र होगी। एक ही टाइम में एक ही चीज़ के बारे में दोनों का जो ऑफ़र करना है वो क्या हुआ? क्रॉस ऑफ़र कहलाया। और इस ऑफ़र को दोनों के लिए ही एक्सेप्टेड माना जाएगा, कि दोनों ने ही एक्सेप्ट कर ली। जब दोनों ने एक दूसरे को मैसेज ही कर दिया और एक ही चीज़ पे दोनों मुत्फिक थे, तो इसका मतलब है कि दोनों एक्सेप्ट भी कर रहे थे उस चीज़ को। अब इसी तरह की एक जो चीज़ आ जाती है वो है काउंटर ऑफ़र। ठीक है, अब काउंटर ऑफ़र जो है, आप कहेंगे क्रॉस ऑफ़र और काउंटर एक जैसी, नहीं। काउंटर ऑफ़र क्रॉस ऑफ़र से काफ़ी डिफरेंट है। काउंटर ऑफ़र में क्या होता है जी, कि एक वक्त में जो है ऑफ़र करने वाला जो ऑफरी है वो, सॉरी, जिस बंदे ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना था, वो ऑफ़र करने वाले की कुछ जो चीज़ें हैं ना एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि भाई तुम्हारी इन चीज़ों में ना मुझे ये बात नहीं अच्छी लगी है, तो मैं इस ऑफ़र को इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इन चीज़ों को ना तुम बीच में से रिमूव करो। ठीक है, इन टर्म्स को रिमूव करो अपनी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी ऑफ़र को एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, और वो जो ऑफ़र है उसके कुछ पार्ट्स को चेंज कर देता है बीच में। ठीक है, इसका मतलब है कि उसने जो ओरिजिनल ऑफ़र थी उसको रिजेक्ट कर दिया और चेंजिंग कर दी, उसमें मॉडिफिकेशंस कर दी। तो इस टाइप की जो ऑफ़र होगी उसको हम कहेंगे काउंटर ऑफ़र। ऑफ़र तो सेम सब्जेक्ट के ऊपर थी, सेम सब्जेक्ट मैटर था ऑफ़र का, लेकिन उसकी टर्म्स में कुछ चेंजिंग आ गई, तो उस चेंजिंग को हम कहेंगे काउंटर ऑफ़र कर दी एक्सेप्ट करने वाले ने। उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया। हाँ जी, तो ऑफ़र का जो टॉपिक है आज हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जब मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो मैं इसके जितने भी नोट्स हैं सब आप लोगों को पीडीएफ फाइल के तौर पे, मेरी कोशिश होगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट जो मेरा लेक्चर होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे उसमें डाल दूँ, क्योंकि मैंने भी साथ साथ नोट्स बनाने हैं। तो इंशाल्लाह मैं उसमें आपको पीडीएफ में भी दे दूँगी। फ़िलहाल आप लिसन करें और इन्जॉय करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।